हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अलंकार, जिसे हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ सीटेट नहीं, ये वो हर एस्पायरेंट्स कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हर तरह के स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं। एनवीएस, केवीएस, DSSB एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, एमपी टेट, सुपर टेट या फिर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम, जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो SSC CGL एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हर एस्पायरेंट्स के लिए, जो टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम और सीटेट के एग्ज़ाम की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी कराती हूँ। आज हम इंग्लिश ग्रामर का फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ सीटेट नहीं, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ है। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ क्वालिफाइड किया हुआ था और एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे 5 to 6 ईयर का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये टारगेट तो हालांकि सीटेट वाले बच्चों को है, लेकिन उसके अलावा ये सभी टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। KVS, NVS है ना, DSSB एग्ज़ाम जो अपकमिंग है, सुपर टेट, यूपी टेट, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच में, वो ज़्यादातर आते हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, सिनेक्डकी, एलिट्रेशन, अपोस्ट्रोफी और ऑक्सीमोरॉन, है ना। तो अगर आपको पता नहीं है, अगर नए कैंडिडेट्स हैं, है ना, नए एस्पायरेंट्स जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैंने फिगर ऑफ स्पीच 9 से 10 फिगर ऑफ स्पीच कवर किया है, जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली तो सीटेट में 3 से 4 ही पूछते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ओनोमोटोपिया, है ना। ये 3-4 को ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैंने 9 से 10 टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, विथ एग्जाम्पल समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, इंग्लिश ग्रामर, है ना, सीटेट के लिए। उसमें आप जाकर ज़रूर से वॉच कीजिए, डिटेल में सारी वीडियोस हैं, ताकि आपको पूरी तरह से इसकी डिटेल नॉलेज हो जाए और आपकी जो तैयारी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकें। ठीक है, आज मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर वो एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे दे रहे हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है और फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको सुटेबल आंसर आपको बताने हैं, है ना। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा पूछा गया है। शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वो कैसी कितनी फ्रेश है, जितनी ड्यू होती है ना। ड्यू पता है ना, सुबह का वो जो क्या कहते हैं उसको, बूंदे जो गिरती है ना, ओस की बूंदे, उसकी तरह बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। तो हमारा ऑप्शन दिया है मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। अब आप यहाँ पर कैसे आप ध्यान लगाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि सिमिली, ठीक है, जहाँ पर एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक और एज का जिस भी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, सिमिली। जैसा आप देख सकते हैं, शी इज एज फ्रेश एज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा सिमिली, आंसर नंबर बी। ओके, इंक चेंज कर देती हूँ, नहीं तो फिर क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज वो रेड में फॉन्ट लिखा हुआ है और अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमिली। ठीक है, क्योंकि जो भी जिस भी सेंटेंस में अगर आप लाइक और एज का इस्तेमाल देखते हैं, जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है लाइक और एज से, तो हमारा वो सिमिली होता है। ठीक है, और वहीं मेटाफर की बात की जाए तो लाइक और
एज नहीं होता है लेकिन कंपैरिजन उसमें भी होता है, ठीक है। अलंकार उपमा जिसे कहते हैं उसमें भी आप कंपेयर करते हैं लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल किए बिना, उसे हम मेटाफोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ इज अ हाईवे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइफ क्या है, एक हाईवे है। मतलब लाइफ को किससे कंपेयर कर दिया गया है, हाईवे से, ठीक है, हाईवे से कंपेयर कर दिया गया है। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया कि सिमिली में अगर आप लाइक और एस के साथ दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, है ना, तो वो हो जाता है सिमिली। लेकिन मेटाफर की अगर बात की जाए तो लाइक और एस का इस्तेमाल किए बिना डायरेक्ट आप उसको उसी चीज से वो चीज ही कह देते हैं, कंपेयर करते हुए वो चीज ही कह देते हैं। जैसे लाइफ को किससे कंपेयर किया गया, हाईवे से, लेकिन यहाँ पे लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं करके वो डायरेक्ट कह दिया कि लाइफ क्या है, एक हाईवे है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे, डी नंबर, मेटाफर, क्योंकि ये डायरेक्ट ही उसे कह दिया गया है, संबोधित कर दिया गया है कि लाइफ क्या है, एक हाईवे है। और यहाँ पर लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जहाँ पे लाइक और एस का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे हम सिमिली का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये दोनों सिमिली और मेटाफर आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी, उसकी लिंक डाल दूंगी, आप उसे जाकर ज़रूर देखिए और अपने नॉलेज को और भी अच्छा कीजिए, डीप कीजिए, ताकि हमारा जो नंबर है, मतलब आपके जो नंबर है एग्जाम में, वो कहीं ना जाए, 2 नंबर। नेक्स्ट है ओ डेथ कम सुन। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि जिसमें भी ओ बोलकर संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफ। ये मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, डिटेल वीडियो में। तो यहाँ पे ओ डेथ बोल रहा है ना, डेथ थोड़ी ना कोई इंसान मानव कुछ है, लेकिन हम उसे संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ओ डेथ, है ना। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि इसे मतलब डेथ को संबोधित किया जा रहा है, ओ डेथ कम सुन, है ना, ओ डेथ कम सुन। तो ये आपका अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी जो होता है संबोधित करता है, मतलब किसी भी चीज़ को मतलब संबोधित करते हुए कोई सेंटेंस होता है, ओ डेथ, है ना, ओ रिवर, ओ नेचर, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसे हम अपोस्ट्रोफ कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th नंबर, इट इज एन ओपन सीक्रेट। क्या बोल रहा है, यह एक ओपन सीक्रेट है। अब आप ये 2 वर्ड देखेंगे, ओपन और सीक्रेट, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभास है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। ये ओपन है, ये सीक्रेट है। मतलब ओपन यानी खुला हुआ और सीक्रेट यानी कि रहस्यमयी। दोनों दोनों वर्ड बिल्कुल आसपास मतलब अगल बगल हैं और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभास हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी ये ऐसे वर्ड आते हैं, 2 वर्ड आते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, विरोधाभासी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन। ये भी आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन वो अलंकार होता है, वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर आप अपनी बात कहते हैं और उस बात में वो 2 शब्द एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं। जैसे और अगर दूसरी एग्जांपल ले ली जाए तो क्या होगा, हर लाइफ इज बिटरली स्वीट, है ना। तो स्वीट भी है, बिटर भी है, बिटरली स्वीट बोल रहे हैं तो उसका लाइफ क्या है, बिटरली स्वीट है। या कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होंगे, दोनों मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं 5th क्वेश्चन, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर। वो कितना रोई कि एक समंदर ही भर गया, समंदर मतलब महासागर बन गया। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इतना रो सकता है कि उससे बाढ़ भी छोड़ दीजिए, पूरा एक महासागर आ जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, अतिशोक्ति हो रही है, बहुत ज़्यादा ही बोला जा रहा है, एग्जेजरेट कर रहे हैं हम, एग्जेजरेट कर रहे हैं। जब हम किसी बात को अतिशोक्ति के रूप में कहते हैं या एग्जेजरेट करते हैं तो उसे हम हाइपरबली कहते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैंने कहा ना आपको 9 से 10 मैंने फिगर ऑफ स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैंने कवर कराया है और ये सब ये उसमें कवर करते हैं, तो आप ज़रूर इसे जाकर देखें, ठीक है। हाइपरबली आपका आंसर हो जाएगा बी। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, वो इतना रोई कि एक महासागर बन गया, है ना। तो ये एग्जेगरेट कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, अतिशोक्ति कर रहा है, तो हाइपरबली होगा, है ना। द वर्ल्ड इज अ स्टेज।
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज है। वर्ल्ड को कंपेयर कर रहा है स्टेज से, लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ल्ड को स्टेज बोल रहा है। तो अगेन इस तरह का एक और क्वेश्चन हमने किया था, लाइफ इज अ हाईवे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, मेटाफर है। मेटाफर को आप कंपेयर, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर सीधे डायरेक्ट करते हैं बिना लाइक और एज का इस्तेमाल किए, उसे हम मेटाफर कहते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड को स्टेज कह रहा है, किसकी उपमा दे रहा है, स्टेज की उपमा दे रहा है, मंच की उपमा दे रहा है, और बिना इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किए हुए, तो आपका मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। She sells seashells on the seashore। अब देखेंगे आप, she है ना, एस 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 एस, एक ही साउंड का वर्ड कितने बार रिपीट हुआ है ना। कई बार एक ही साउंड का अगर वर्ड रिपीट होता है एक सेंटेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और वो जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, अगर व्यंजन नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है, तो वो क्या हो जाता है, एसोनेंस होता है। एसोनेंस में एसोनेंस, ठीक है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, एसोनेंस। ASSONANCE, एसोनेंस जो होता है उसमें वोवेल जो है बार बार रिपीट होता है। एलिट्रेशन की बात की जाती है तो कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट का साउंड। जैसे आप देख रहे हैं, शी सेल सी शेल्स ऑन द शी हॉर्स, श और स का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि एक ही कॉन्सोनेंट का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में वो सारे सेंटेंस आ जाएंगे जहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड बार बार रिपीट होता है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल याद रखना है। जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है वो एलिट्रेशन है, जहां पर वोवेल साउंड बार बार आ रहे हैं तो वो एसोनेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अर्थ वॉज थर्स्टी फॉर वाटर। अब देखिए, बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको पोयम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच बताया था, मानवीकरण, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल है ना, ये सबको हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक से, ह्यूमन एट्रीब्यूट से। अब यहाँ पे अर्थ क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग है, थिंग है, लेकिन नॉन ह्यूमन, नेचर मतलब नेचर का थिंग है, नेचुरल थिंग है, लेकिन नॉन ह्यूमन बीइंग है। अब क्या अर्थ जो है थर्स्टी हो सकती है, नहीं हो सकती। अर्थ को लेकिन किससे कम, मतलब किसका एट्रीब्यूट बताया जा रहा है, एक इंसान के एट्रीब्यूट से कंपेयर कर रहा है, कि जैसे इंसान थर्स्टी होता है ठीक उसी तरह से अर्थ जो है, पृथ्वी है, क्या है, थर्स्टी फॉर वाटर, है ना, पानी की उसे प्यास है। अब कोई अर्थ जो है वो इंसान तो है नहीं कि उसे पानी की प्यास लगेगी, लेकिन यहाँ पर अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया है ना, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का ही कैरेक्टरिस्टिक है जब आप कोई नॉन ह्यूमन बीइंग, थिंग या एनिमल को ह्यूमन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो ह्यूमन में जो एट्रीब्यूट होता है, जो ह्यूमन बीइंग करता है, उस कैरेक्टरिस्टिक, उस एट्रीब्यूट को आप दर्शाते हैं, तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। यहाँ पर देखिए, थर्स्टी फॉर वाटर तो ह्यूमन बीइंग को होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अर्थ को उसे कंपेयर, मतलब अर्थ को उसे कंपेयर किया गया है, अर्थ को इंसान से, कि इंसान इमेजिन कर रहा है ना, कि अर्थ क्या है, थर्स्टी फॉर वाटर, जबकि अर्थ को कभी प्यास लग सकती है, नहीं लग सकती। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है 9 नंबर, आई हैड अ टन ऑफ वर्क। देखिए, टन, ठीक है, हमें काम होता है, काफ़ी काम होता है, बिजी होते, बहुत बिजी होते, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन टन ऑफ वर्क क्या हम एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो रहा है, टन बोल रहे हैं, टन ऑफ वर्क, तो ये अतिशोक्ति हो रही है, एग्जेगरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एलिवेट करके बोला जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच है, ये है हाइपरबली। हाइपरबली जो होता है उसमें आप किसी
सेंटेंस में अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसे कहते हैं हाइपरबली। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 10th नंबर देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉकिंग एट द डोर। क्या बोल रहा है? अवसर क्या कर रहा है? डोर पे नॉक कर रहा है। अब डोर पे नॉक तो ह्यूमन बीइंग ही करेंगे, है ना। अपॉर्चुनिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्या अपॉर्चुनिटी जो अवसर है ना, मौका है, क्या डोर पे नॉक करके आती है? नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी नॉकिंग द डोर एट द डोर। तो क्या कर रहे हैं फिर से? अब भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 8th नंबर क्वेश्चन में कि जब कोई भी नॉन ह्यूमन बीइंग या थिंग होता है, उसको अगर आप ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट है ना या कैरेक्टरिस्टिक देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहा है। अपॉर्चुनिटी नॉकिंग एट द डोर, मतलब नॉक तो इंसान करता है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ही बोल रहा है कि वो नॉकिंग द डोर कर रहा है, मतलब है ना। तो मानवीकरण हो रहा है यहाँ पर, पर्सोनिफाई कर रहा है। किस चीज़ को पर्सोनिफाई कर रहा है? अपॉर्चुनिटी, अवसर को, है ना। किससे? ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है उससे क्या कर रहा है? पर्सोनिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, पर्सोनिफिकेशन। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए आप सीटेट में 4 से 5 मतलब कि पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ओनोमोटोपिया या फिर एलिट्रेशन पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और जितना मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच कराया है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। वहाँ से बाहर हार्डली पूछेगा सीटेट टेट में, तो आप उसे ज़रूर जाकर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, आप जाकर जरूर डीपली उसे देखिए। आपको नॉलेज आपको उसमें अच्छी हो जाएगी, आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, तो आपके 2 नंबर 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आपने देखा है, हमने सीटेट का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया है, 2 से 3, 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन ज़रूर ही पूछते हैं, है ना। और ज़्यादातर आपने देखा है पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली ही रहता है। तो आप ज़रूर जाके डिटेल वीडियो देखिए। और मेरी ये कोशिश आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।